नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए थर्ड ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। बीए थर्ड ईयर। और आज अपने जो अध्ययन का विषय है वो है सल्तनत काल, जिसमें आपके जो पेपर में इसमें मुख्य रूप से जो पूछे जाते हैं सल्तनत काल में, वो 5 राजवंश है। उन 5 राजवंशों की विस्तृत चर्चा परिचर्चा आपके सामने जारी रहेगी। 5 राजवंश कौन कौन से हैं, जिनमें नाम आता है प्रमुख रूप से नाम आता है जिनमें गुलाम वंश पहला, गुलाम वंश पहला, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां लोधी वंश। इस प्रकार आपको जो सल्तनत काल है उसमें 5 राजवंशों के बारे में आपको पढ़ना है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो ये मध्यकाल है उसके इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो ये सल्तनत काल, दूसरा है मुगल काल। क्लियर बच्चों? तो 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात मुगल वंश की स्थापना हो गई। उससे पहले जो अंतिम शासक लोधी वंश का था, इब्राहिम लोधी, उसे परास्त करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो अतः हमें जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पढ़ाई करनी है तो इसमें अपने को सबसे पहले ये गुलाम वंश, जो आपके पूरा का पूरा ये मध्यकाल आपके आया हुआ है, इसके जो ये वाला पार्ट है वो मैं पढ़ा चुका हूँ, अमूमन कुछ बाकी है। बाकी ये पार्ट आपको अब अध्ययन करवाऊंगा। तो इसमें भी जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है गुलाम वंश। गुलाम वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो शासक थे वो सब गुलाम थे, यानी वो किसी न किसी राजा के दास थे या दास के दास थे, और वो भारत के दिल्ली सल्तनत के शासक बने, इसीलिए उन्हें इस वंश को जो है गुलाम वंश कहा जाता है। इसका अध्ययन हम करेंगे। गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कब की, कैसे की, क्या हुआ, इनका विस्तृत चर्चा परिचर्चा जारी रखेंगे। पहले इसकी भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, फिर आएंगे गुलाम वंश के ऊपर। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि भारत के प्रारंभिक मुसलमान शासकों के संबंध में एक गलत धारणा चली आ रही है। 1206 से 1526 के समस्त युग को पठान युग कहा जाता है, जबकि 1451 तक के सभी शासक तुर्क थे। केवल एक लोधी वंश है जिसने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया, और वह पठान वंश था, यानी लोधी वंश ही पठान वंश था, और इसे पूरे को ही पठान वंश कहा जाता है, जबकि ये ऊपर वाले सब तुर्क थे। इसीलिए इस युग को 1506 से 1526 को पठान युग नहीं वरन सल्तनत युग कहा जाना चाहिए। यही कारण है कि 1206 से 1526 तक के काल को सल्तनत युग कहा गया है, जो मैंने आपको बताया है, सल्तनत काल इसको कहा गया है। सल्तनत युग की प्रमुख विशेषताएं 1206 से 1526, यानी सल्तनत युग का जो टोटल समय है 1206 टू 1526। क्लियर बच्चों? इसके अंतर्गत 5 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया था। ये वंश थे गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। जो मैंने अभी आपको बताया था 5 राजवंश थे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। इन वंशों में उनके प्रमुख शासक का वर्णन करने से पूर्व सल्तनत युग की कुछ विशेषताएं को जानना आवश्यक है। सल्तनत युग की विशेषताएं निम्न है, जो आप जानें। पहली,
राजवंशों का द्रुत परिवर्तन, यानी ये जो राजवंश है ये जल्दी से परिवर्तित हुए। सल्तनत काल की प्रमुख विशेषता राजवंशों का जल्दी परिवर्तन होना था। 1206 से 1526 के लगभग 320 वर्षों तक के समय में अनेक राजवंशों ने शासन किया, जिसका प्रमुख कारण उत्तराधिकारी नियम के अभाव था, यानी उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं था, इसलिए राजवंशों में जल्दी जल्दी परिवर्तन होने लगा। उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम न होने के कारण प्रत्येक शासक की मृत्यु के उपरांत नवीन शासक बनने की समस्या उठ खड़ी होती। यदि गत सुल्तान यानी पहले वाला सुल्तान का कोई पुत्र होता तो वह स्वयं ही सिंहासन पर अधिकार कर लेता। यदि वह अयोग्य होता तो षड्यंत्र प्रारंभ हो जाते तथा निर्वाचन द्वारा किसी योग्य व्यक्ति को शासक चुन लिया जाता, जिससे नवीन वंश की स्थापना हो जाती। या तलवार के दम पर कोई अपनी प्रभु सत्ता स्थापित कर लेता तो नवीन राजवंश की स्थापना हो जाती। यानी अगर योग्य होता तो खुद अधिकार कर लेता, वरना उसको हटाकर जो योग्य होता वह शासक बन जाता। इसीलिए इस समय जल्दी जल्दी उत्तराधिकारी नियम का अभाव था, अतः नए नए राजवंश आए। दूसरा है वैदेशिक आक्रमण का भय। प्राचीन काल से ही भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र असुरक्षित रहा। पश्चिमोत्तर क्षेत्र याद रखना बच्चों, ये वाला है। ये जो क्षेत्र है ये हमेशा यहां से आक्रांता आते रहे, असुरक्षित रहा है। सल्तनत काल में भी उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण का भय बना रहता था। अतः समय को देखते हुए आवश्यकता इस बात की थी कि दिल्ली का शासक शक्तिशाली हो जो राज्य की बाह्य आक्रमणों से रक्षा करे। अतः निर्बल शासक के लिए सल्तनत काल में कोई स्थान नहीं था, यानी तलवार के दम पर वहां शासन किया जाता था और निर्बल के लिए वहां पर कोई स्थान नहीं था। आंतरिक विद्रोह का डर, यानी विदेशी आक्रमण के साथ साथ आंतरिक विद्रोह का भी डर वहां पर बना रहता था, क्योंकि जैसे कोई शासक कमजोर हुआ तो उसके जो सामंत थे, उसके जो सूबेदार थे, जो उसके अधिकार में थे, वो विद्रोह कर देते। इंटर रिवोल्ट्स। तात्कालीन सल्तनतकालीन आंतरिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। सल्तनतकालीन शासक तुर्क अथवा अफगान थे, जबकि भारत में जनता हिंदू थी, जो उनसे घृणा करती थी तथा उन्हें विदेशी मानती थी। सल्तनतकालीन शासकों की हिंदू विरोधी नीतियों के कारण जनसाधारण में घोर असंतोष था, अतः विद्रोह की भावनाएं प्रबल रहती थी। इसके अतिरिक्त जागीर प्रथा के कारण भी विद्रोह होते थे। मुसलमान अमीरों को बड़े बड़े पद व जागीरें प्राप्त थी। ये अपने अपने प्रांतों तथा जागीरों में अपनी शक्ति बढ़ाते रहते थे, जिससे ही केंद्र सत्ता क्षीण होती। ये स्वतंत्रता की घोषणा कर देते अथवा केंद्र शक्ति पर स्वयं ही अधिकार कर सुल्तान बनने की कोशिश करते, यानी उनको इतने अधिकार दे दिए जाते थे कि वह स्वयं ही शासक बनने की टो में रहते, फिराक में रहते। अमीरों का प्रभाव। सल्तनत काल में अमीरों का विशेष महत्व था। वास्तव में यह अमीर ही उत्तराधिकार के निर्णय करते थे। राजनीति में अमीरों का बहुत बड़ा हाथ था और प्राय उन्हीं की राय से सुल्तानों की नियुक्ति होती थी। इनकी शक्ति का विनाश करने के लिए बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत प्रयास किए, किंतु असफल रहे। यानी अमीरों का दमन यह भी नहीं कर पाए, जो अलाउद्दीन जैसे खतरनाक शासक, बलबन जैसे खतरनाक शासन भी इनका उन्मूलन नहीं कर पाए। उल्मा वर्ग का प्रभाव। उल्मा शब्द फारसी के आलिम का बहुवचन है, अर्थात विद्वान होता है, जिसका अर्थ विद्वान होता है। सल्तनत काल की राजनीति में उल्मा का विशिष्ट स्थान था। सुल्तान साधारणतः उन्हीं के परामर्श पर कार्य करते थे। प्रारंभ में उल्मा योग्य होते थे और राज्य की निस्वार्थ भावना से सेवा करते, किंतु बाद में वे भ्रष्ट होने लगे तथा राजनीति को दूषित करने लगे। उल्मा प्राय चापलूस होते थे और अमीरों के साथ मिलकर विविध षड्यंत्रों में सम्मिलित होते थे। इसलिए बलबन ने उल्मा का दमन करने का प्रयास किया था। उल्मा के राजनीतिक सिद्धांत, आदर्श तथा उद्देश्य भी भिन्न होते थे, जिसका राज्य की नीतियों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता था। यानी उल्मा वर्ग भी षड्यंत्र करता था और ये इन प्रकार अमीरों से मिलकर षड्यंत्र रचता रहता था। बलबन ने इनको हटाने का पूरा प्रयास किया। पश्चिमी व मध्य एशिया का प्रभाव। भारतीय सुल्तान स्वयं को भारत में खलीफा का प्रतिनिधि समझते थे। सुल्तान इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी
मोहम्मद तुगलक तो खलीफा को पैगंबर ही समझता था, यानी खलीफा को स्वयं साक्षात उनके देवता समझता था। प्राय भारतीय सुल्तान पश्चिमी और मध्य एशिया को अपना आदर्श समझते थे, अतएव वे उन्हीं का अनुकरण करते थे। पश्चिम व मध्य एशिया में अक्सर राजवंश परिवर्तन होते रहते थे, अतः भारत में भी वही होने लगा, किंतु भारत के लिए यह नीति अनुकूल न थी। अगला है राजनीतिक दलबंदी। दरबारों में गुटबंदी भी सल्तनत काल की एक विशेषता थी। ये दल अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति में संलग्न रहते थे तथा राज दरबार में वे महलों में षड्यंत्र करते रहते थे। खिलजी, मलिक, अफगान थे। पहले सेना में इनकी शक्ति और बढ़ गई, राज्य के सभी उच्च पदों पर इनके हाथ में आ गया। धीरे धीरे राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। इनका प्रभाव कालांतर में इतना बढ़ गया कि 1290 में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बना। इसी प्रकार मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में अमीरों के दो दल हो गए, एक देसी अमीरों का, दूसरा विदेशी अमीरों का। इन दोनों दलों के मध्य संघर्ष चलता रहा। इस प्रकार सल्तनत युग में साम्राज्य का अस्तित्व सुल्तान की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करता था। इसका विशेष महत्व नहीं था कि सुल्तान किस वंश का है, इसलिए इस युग के अनेक शासक थे जो किसी राजवंश के न थे। केवल सैनिक बल व व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर सुल्तान के पद को प्राप्त कर लिया था, यानी कोई राजवंश के नहीं थे, बस सैनिक बल पर उन्होंने बड़े बड़े पदों पर आसीन हो गए थे। अब हम बात करते हैं गुलाम वंश की, यानी गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कैसे की, क्या किया। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, यानी गुलाम वंश का जो समय है 1206 से 1290 तक। इनका समय है 1206 से 1526 तक, यानी टोटल सल्तनत काल इसमें माना जाता है, जिसमें गुलाम वंश का जो समय है वो इतना है। अगर आप 1206 में से 1290 में से 1206 माइनस निकालेंगे तो 84 ईयर तक गुलाम वंश ने शासन किया था। क्लियर बच्चों। और ये मैथमेटिक याद रखना, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि गुलाम वंश के किस राजवंश ने सबसे अधिक शासन किया, किस वंश ने सबसे कम किया, तो गुलाम वंश का 84 ईयर। गुलाम वंशीय शासक मोहम्मद गौरी ने भारत पर विजय प्राप्त की थी, किंतु उसने भारत पर शासन नहीं किया। गौरी के उपरांत उसके भारतीय साम्राज्य का स्वामी गौरी का सबसे प्रमुख गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक बना, यानी 1192 में जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर विजय प्राप्त की थी और भारत के जो राज्य थे उन पर अधिकार कर लिया, क्योंकि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, तो 1206 में उनका जो प्रमुख गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो गुलाम वंश का शासक बना। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नवीन राजवंश की नींव डाली, जिसे गुलाम वंश कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, तब हबीब व निजामी ने राजवंश के नाम की आलोचना की। इन विद्वानों का विचार है कि 1206 से 90 तक मध्य नहीं वरन 3 राजवंशों ने शासन किया था, जिनके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन थे, जो कि एक पूर्वज की संतान ने थे। केवल इन वंशों के संस्थापक और प्रारंभिक जीवन में गुलाम रह चुके थे। कुतुबुद्दीन को छोड़कर सबने गद्दी पर बैठने से पूर्व अपनी दासता से मुक्ति प्राप्त कर ली थी, अतः इनको गुलाम वंश कहना उचित नहीं है। यानी हबीब साहब कह रहे हैं कि ये गुलाम वंश नहीं है, सिर्फ एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दासता से मुक्ति नहीं प्राप्त की थी, बाकी सब ने दासता से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। अब हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इस वंश का प्रथम संस्थापक था। ऐबक, इनका जो शासन समय है वो है 1206 से 1210 तक। याद रखना बच्चों, इन्होंने 4 साल तक ही शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक नामक एक तुर्क जाति का था, यानी ऐबक उनकी जाति थी जो तुर्की में आती है। बाल्यकाल में ही वह गुलाम बना दिया गया। कालांतर में वह मोहम्मद गौरी का गुलाम हो गया। अपनी योग्यता एवं पराक्रम से उसने गौरी के मन को मोह लिया। गुलाम हो गया और गौरी के मन को मोह लिया, जिससे वह उन्नति करता हुआ 1192 में मोहम्मद गौरी के भारतीय साम्राज्य का शासक बन गया। ऐबक की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, मोस्ट इंपोर्टेंट इंद्रप्रस्थ थी, दिल्ली थी। 1206 ईस्वी में गौरी ने ऐबक को नियमित रूप से अपना प्रतिनिधि घोषित कर दिया तथा उसे मलिक की उपाधि से अलंकृत किया।
गोरी की मृत्यु के पश्चात वह एक स्वतंत्र शासक बन गए, यानी मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद वह एक भारत का स्वतंत्र शासक बन गया। ऐबक की तात्कालिक समस्याएं, यानी ऐबक के सामने तात्कालिक समस्याएं थी। अगर वो दास था और शासक बन गया, किंतु उसको भी विद्रोह का सामना करना पड़ा, जैसा कि पहले भी पता है। आंतरिक विद्रोह, बाह्य विद्रोह, स्थानीय विद्रोह, सेना का विद्रोह, अमीरों का विद्रोह, उल्मा का विद्रोह, ये सारे विद्रोह का सामना इसे भी करना पड़ा। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्वतंत्र शासक बना, उसके समक्ष अनेक समस्याएं थी जिसका समुचित समाधान किया जाना आवश्यक था। ऐबक की तात्कालिक समस्याएं निम्न है। पहली है अमीरों की समस्याएं। ऐबक जब राजगद्दी पर बैठा तो उसके समक्ष अमीर उसे अपना सुल्तान स्वीकार करने को तैयार न थे। यल्दोज, कुबाचा, खिलजी सरदार उसकी अधीनता स्वीकार करना अपना अपमान समझते थे, क्योंकि ये राजवंश के थे और वह गुलाम को अपना स्वामी स्वीकार नहीं करते थे। यह समस्या अत्यंत जटिल थी तथा इसी वजह से कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगला है हिंदू राज्य। हिंदू राज्य की बढ़ती हुई शक्ति भी कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए चुनौती थी, क्योंकि चंदेल, गढ़वाल, प्रतिहार की शक्ति का दमन करना उसके लिए आवश्यक था, यानी ये हिंदू राज्य भी उनके प्रति विद्रोह कर सकते थे। अगला है सीमा प्रांतों की सुरक्षा। ऐबक के लिए विजय आवश्यक थी कि वह सीमा प्रांतों की सुरक्षा का समुचित प्रबंध करे। ख्वारिज्म के शाह ने मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसे देखते हुए ऐसा करना और भी आवश्यक हो गया, क्योंकि ख्वारिज्म के शाह कभी भी भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार कर सकता था, अतः उनसे भी उससे छुटकारा चाहिए ही चाहिए था। ऐबक द्वारा समस्याओं का समाधान निम्न प्रकार से किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने 4 वर्षीय अल्प शासन काल में इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया, किंतु उसके ये 4 वर्ष अत्यंत कष्टप्रद थे। उसे निरंतर अपने साम्राज्य की सुरक्षा में व्यस्त रहना पड़ा, जिसके कारण वह देश की शासन व्यवस्था में सुधार न कर सका। उसकी शासन पद्धति सैनिक थी तथा सेना की सहायता से ही वह प्रशासन करता था। ऐबक की समस्याओं ने जब सिर उठाया तो सबसे पहले उसने यल्दोज का दमन किया। कुतुबुद्दीन ने सर्वप्रथम ताजुद्दीन यल्दोज, याद रखना ताजुद्दीन यल्दोज का सामना किया। लिख देता हूं, ताजुद्दीन यल्दोज का सामना किया। गोरी की मृत्यु के पश्चात यल्दोज भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तथा गजनी का स्वतंत्र शासक बन गया। कालांतर में यल्दोज को गजनी से भागना पड़ा, जिसका लाभ उठाकर ऐबक गजनी पहुंचा। 1208 में उस पर अधिकार कर लिया। ऐबक के शासनकाल को गजनी की जनता ने पसंद नहीं किया, अतः शीघ्र ही ऐबक को गजनी छोड़ना पड़ा। ऐबक के गजनी से लौट आने पर यल्दोज पुनः गजनी पर अधिकार कर लिया। यद्यपि ऐबक गजनी से यल्दोज की सत्ता न प्राप्त कर सका, किंतु उसको भारत पर भी अधिकार करने में ऐबक ने सफल नहीं होने दिया। दूसरा, बंगाल में विद्रोह। ऐबक के शासनकाल के दौरान बंगाल, बिहार में विद्रोह हो गया। अली मर्दान खां लखनौती का स्वतंत्र शासक बन गया, किंतु खलजी सरदारों ने उसे बंदी बना लिया। अली मर्दान खां किसी प्रकार भागकर दिल्ली आया, ऐबक से सहायता मांगी। ऐबक ने अपने दूत के रूप में केमाज रूमी को बंगाल भेजा, जिसके अधिक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप खिलजी सरदार ऐबक को अपना शासक मानने को राजी हो गए। अली मर्दान पुनः बंगाल का शासक बन गया। सिंध एवं मुल्तान। गोरी के पश्चात नासिरुद्दीन कुबाचा, ये भी ध्यान रखना, नासिरुद्दीन कुबाचा, ये नाम थोड़े से ऐसे हैं तो आपको याद रखने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। नासिरुद्दीन कुबाचा ने सिंध और मुल्तान के प्रांत पर अधिकार कर लिया। ऐबक सिंध व मुल्तान पर अधिकार करना चाहता था, किंतु ऐसा न कर सका। अतः ऐबक ने कूटनीति का सहारा लेते हुए अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन से कर दिया, ताकि वह बंगाल की स्थिति पर ध्यान दे सके। यानी
कुबाचा से अपनी पुत्री या अपनी बहन का उसने विवाह कर दिया। ध्यान दे सके। इस प्रकार उसने वैवाहिक संबंधों का सहारा लेकर अपने शत्रु से संबंधों को सुधारा। इसी प्रकार 4 वर्षीय शासनकाल में ऐबक समस्याओं से घिरा रहा। 1210 में चोगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। चोगान खेलते हुए इनकी मृत्यु हुई। यह अक्सर जीके में पूछा जाता है। चोगान, जिसे पोलो भी कहते हैं। पोलो यानी घोड़े पर बैठकर हॉकी खेलना। घोड़े पर बैठ जाते हैं, एक डंडा लेते हैं और डंडे से बॉल को गोल करते हैं, उसे चोगान या पोलो कहते हैं। और घोड़े से गिरकर, चोगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। क्लियर। ये उसके शासन की प्रमुख घटना है। इनकी इमारतें वगैरह हम अगले अध्याय में देखेंगे। ठीक है। वैसे इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जिसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। यह महत्वपूर्ण बात है, आप याद रखना। कुतुब मीनार बहुत शानदार बिल्डिंग है, दिल्ली में स्थित है। मैं भी वहां गया और उसको देखा। 5 स्टेप में बनी हुई है। क्लियर बच्चों। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में इस्लामी साम्राज्य का संस्थापक था। वह एक सफल महान सेनानायक था। उसने कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए वैवाहिक संबंधों की सहायता से अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास किया। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव उनकी प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, वह एक प्रतिभाशाली सैनिक था और हीन तथा दरिद्र अवस्था से उठकर शक्ति और यश के शिखर पर पहुंच गया। उसकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने गजनी से संबंध विच्छेद करके भारत को उसके प्रभुत्व से मुक्त कर दिया। मिनहाज ने भी उसकी प्रशंसा की उसके शब्दों में। मिनाज उस सिराज तबाकत नासिरी उसने पुस्तक लिखी उनके शब्दों में। ऐबक उच्च भावनाओं से ओतप्रोत एक विशाल हृदय सम्राट था। हबीब एम निजामी ने भी ऐबक के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए लिखा, उसकी महानता का यही सर्वोत्तम गुण है कि यद्यपि भारत में उसकी जीवनचर्या अनवरत सैनिक गतिविधियों में बीती, किंतु उसने जो छाप जनसाधारण के मन में छोड़ी वह विनाश और विध्वंस को नहीं थी। यानी उसने जो अपनी छाप छोड़ी वह विनाश और विध्वंस की नहीं थी, अपितु न्याय और उदारता की थी। ऐबक अत्यंत दानी और उदार शासक था। फरिश्ता ने लिखा है कि जनसाधारण किसी व्यक्ति के असीमित दान की प्रशंसा करते हैं तो वह उसे अपने समय का ऐबक कहते हैं। यानी दान धर्म में अगर किसी की प्रशंसा कह देंगे तो वह उस अपने युग का ऐबक कहलाएगा। यानी ऐबक दान के बारे में भी विशेष ख्याति प्राप्त कर ली थी। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक बना उसका नाम है आराम शाह। यह हो गए, ऐबक की मृत्यु हो गई 1210 में। फिर शासक बना आराम शाह, जो 1210 से 1211 तक शासक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके राज्य में अव्यवस्था का बोलबाला था। अतः अमीरों ने ऐबक के पुत्र आराम शाह को शासक घोषित किया, किंतु दिल्ली की जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह एक अयोग्य व्यक्ति था। अतः ऐबक के दामाद तथा बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने के लिए आमंत्रित किया। आराम शाह स्वेच्छा से अपना सिंहासन छोड़ने को तैयार न था, अतः इल्तुतमिश ने युद्ध में उसे पराजित किया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का शासक इल्तुतमिश बन गया। यानी आराम शाह 1 वर्ष तक रहा, दिल्ली की जनता ने उसे पसंद नहीं किया, अतः वह अपनी गद्दी छोड़ नहीं रहा था। वहीं जो अन्य लोग थे वह इल्तुतमिश को शासक बनाना चाहते थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। अतः दोनों के मध्य युद्ध हुआ और जिसमें इल्तुतमिश की विजय हुई और इल्तुतमिश अगला शासक बन गया। अगला शासक इल्तुतमिश। इन्होंने शासन किया था 1211 से 1236, 1211 से 1236 तक। यानी इनका शासन समय भी लंबा रहा। जो टोटल आप माइनस निकालेंगे तो आपके लगभग आएगा 25 वर्ष। 25 वर्ष तक इन्होंने भी शासन किया। भारत में तुर्क शासन का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश उसका गुलाम तथा दामाद था। यानी यह इल्तुतमिश का गुलाम भी था और दामाद भी था। लेनपूर ने लिखा है कि गोरी के लिए जिस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए उसी प्रकार इल्तुतमिश था। जैसे गोरी के लिए ऐबक था वैसे ऐबक के लिए इल्तुतमिश था, यानी गुलाम का गुलाम था।
ऐबक के शासनकाल में इल्तुतमिश अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहा था। वह अत्यंत योग्य एवं महत्वाकांक्षी था तथा ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर था। अपनी योग्यता के बल पर उसने 25 वर्ष तक शासन किया। ये जो सारी बातें आप पढ़ रहे हैं, यह लेनपुल की जो पुस्तक है उसमें लिखी गई है। क्या दिल्ली सल्तनत को शक्तिशाली बनाया, इसी कारण उसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। प्रारंभिक कठिनाइयां, यानी इसके सामने भी वही कठिनाइयां सामने आ गई जो ऐबक के सामने थी। 1211 में दिल्ली के राजसिंहासन पर बैठने के पश्चात इल्तुतमिश को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3 शक्तिशाली अधिपति, गजनी का यल्दौज, मुल्तान का कुबाचा, लखनौती का अली मर्दान जिसको ऐबक ने वापस शासक बनाया, वह इल्तुतमिश के सामने वापस सिर उठाकर खड़ा हो गया। यल्दौज से शादी की, कुबाचा से शादी की और वो भी वापस खड़ा हो गया और यल्दौज भी खड़ा हो गया। इल्तुतमिश के समक्ष उस समय 2 ही रास्ते थे, या तो इन अधिपतियों को अधिपत्य स्वीकार करना था अथवा उनका विनाश करना था। या तो उनसे लड़ाई लड़े या विनाश को अग्रसर करे। उसने अधिपत्य को स्वीकार करना अर्थात दिल्ली को नष्ट करना था, यानी उनका अधिपत्य अगर स्वीकार कर ले तो दिल्ली सल्तनत नष्ट हो जाएगी। अतः उसने विनाश करना ही सरल भी न था, यानी विनाश करना भी कोई सरल काम न था इनका। इल्तुतमिश के अधिकार में उस समय दिल्ली, बदायूं और बनारस की शिवालिक पहाड़ियों तक क्षेत्र विस्तृत था। अतः इल्तुतमिश के लिए आवश्यक था कि वह दूरदर्शिता एवं योग्यता का परिचय देते हुए दिल्ली की स्थिति को दृढ़ बनाए। अतः उसने अपनी समस्याओं को निराकरण करने के लिए क्या क्या कार्य किए, जो सब महत्वपूर्ण है, और उन महत्वपूर्ण कार्यों को हम अब पढ़ेंगे। पहला, चालीसा मंडल का गठन। चालीसा मंडल का गठन, इसे तुर्क ए चहलगानी भी कहा जाता है, यानी 40 अमीरों के एक दल का गठन किया, जिसे चालीसा मंडल, तुर्क ए चहलगानी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि चालीसा मंडल का गठन किसने किया, तुर्क ए चहलगानी क्या है। अपनी स्थिति को दृढ़ बनाने के लिए इल्तुतमिश ने अपने 40 निष्ठावान गुलामों का एक नया दल बनाया, जिसे 40 सदस्य थे, जिनमें 40 सदस्य थे। इसी कारण इसे चालीसा मंडल कहा जाता है। इन लोगों को इल्तुतमिश ने प्रशासन के मुख्य पदों पर नियुक्त किया ताकि प्रशासन सुचारू रूप से चल सके। सबसे पहले अपने 40 जो विश्वास पात्र व्यक्ति थे उनको प्रशासन के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया, जिससे वह प्रशासन को चला सके, और ये 40 व्यक्ति निष्ठावान थे। दूसरा, यल्दौज पर विजय। यल्दौज पर विजय, पूरा नाम ताजुद्दीन यल्दौज, आपको मैंने बताया है। जिस समय इल्तुतमिश शासक बना, गजनी का सुल्तान ताजुद्दीन यल्दौज था, जिस पर गोरी ने भी ऐबक ने आक्रमण किया, किंतु वहां की जनता ने ऐबक को स्वीकार नहीं किया। अतः ऐबक वहां से वापस भारत चला आया, तो वापस ताजुद्दीन यल्दौज ने गजनी पर अपना आधिपत्य स्वीकार कर लिया। अब वही यल्दौज वापस इल्तुतमिश के सामने अपना सिर उठाकर खड़ा था। ताजुद्दीन यल्दौज ने इल्तुतमिश को गजनी के साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय प्रदेशों का शासक मानते हुए उसके लिए गजनी साम्राज्य के राज के चिन्ह भिजवाए, यानी ताजुद्दीन यल्दौज ने भारत के साम्राज्य को अपने साम्राज्य का अंग माना और अपने जो चिन्ह है राजकीय वो वहां भिजवाए कि आप मेरी अधीनता में वहां के शासक हो। कितनी अपमानजनक बात थी, पर इल्तुतमिश ने दिमाग से काम लिया, भिजवाए। यल्दौज इस प्रकार इल्तुतमिश को अपना सामंत समझता था, जो कि इल्तुतमिश के लिए घोर अपमान की बात थी, किंतु उस समय इल्तुतमिश की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह अपने अपमान का बदला ले। अतः 1215 ईस्वी में ख्वारिज्म के शाह ने यल्दौज पर आक्रमण कर दिया, यानी जो गजनी थी, जैसे सपोज करना ये गजनी और ये दिल्ली, गजनी पर यल्दौज और यहाँ पर इल्तुतमिश। ख्वारिज्म का शासक ने जब यहाँ आक्रमण किया तो यल्दौज भागकर इधर आया। क्लियर? अब उसे पता चलेगा कि इल्तुतमिश क्या है। 1215 में ख्वारिज्म के शाह ने यल्दौज पर आक्रमण किया, तब यल्दौज गजनी से भागने के लिए विवश हो गया। शाह ने यल्दौज पर आक्रमण किया
विवश किया उसको, यल्दौज गजनी से भागकर लाहौर पहुंचा यानी भारतीय की तरफ आ गया तथा वहां के शासक कुबाचा को परास्त कर लाहौर पर अधिकार कर लिया। नासरुद्दीन कुबाचा को परास्त कर दिया और अधिकार कर लिया। फरिश्ता ने लिखा है कि उसने पंजाब तथा थानेश्वर तक के संपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश के लिए अब आवश्यक हो गया कि यल्दौज को परास्त करे, अन्यथा यल्दौज अब उसके साम्राज्य के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। अतः इल्तुतमिश व यल्दौज के मध्य तराइन के मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें इल्तुतमिश की विजय हुई। हसन निजामी ने लिखा है कि यल्दौज बंदी बना लिया गया तथा बदायूं ले आया गया, जहां उसका वध कर दिया। यानी अब यल्दौज की मौत आई तो वो इल्तुतमिश की ओर आया। इल्तुतमिश ने भी तराइन के मैदान में उसका सामना किया और उसको परास्त करके बदायूं लाकर उसको मौत के घाट उतार दिया कि आजा बेटा। निजाम एवं हबीब ने लिखा है कि इल्तुतमिश के लिए यह दोहरी विजय थी। उसकी सत्ता को ललकारने वाला सबसे भयंकर शत्रु का विनाश कर गजनी से अंतिम रूप से संबंध विच्छेद कर किया, जिससे दिल्ली अब स्वतंत्र अस्तित्व निश्चित हो गया। यानी अब दिल्ली का जो शासक था वह स्वतंत्र अस्तित्व उसका निश्चित हो गया। कुबाचा पर विजय। नासरुद्दीन कुबाचा को हालांकि यल्दौज ने परास्त कर दिया, किंतु वह भी नीचे नहीं बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने के सामने ही नासरुद्दीन कुबाचा मोहम्मद गोरी का गुलाम था, यानी यह भी गोरी का गुलाम था। अतः उसने भी गोरी की अत्यंत सेवा की। स्वाभाविक उसकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर गोरी ने उसे कच्छ और प्रांतीय शासक नियुक्त किया, यानी कच्छ का उसको शासक बनाया। गोरी की मृत्यु के पश्चात कुबाचा ने अपना पराक्रम से सबिस्तान तथा उसके समस्त प्रदेशों पर अधिकार करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसकी शक्ति से परिचित ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह उससे किया था, यानी ऐबक ने अपनी पुत्री नहीं बहन का विवाह उससे किया था। और ऐबक का दामाद इल्तुतमिश, यानी अब फूफा जी और भतीजा लड़ेगा तथा उससे संबंध सुधारे। उसकी बढ़ती हुई शक्ति से इल्तुतमिश चिंतित हो उठा। इसी बीच यल्दौज ने ख्वारिज्म के शाह से पराजित होने पर उसे कुबाचा से लाहौर छीन लिया, किंतु जब इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित किया तो कुबाचा ने स्थितियों का लाभ उठाते हुए लाहौर पर पुनः अधिकार कर लिया। यानी यल्दौज ने उसे परास्त किया, किंतु यल्दौज भी मारा गया, तो लाहौर पर अब वापस कुबाचा ने अधिकार कर लिया। यल्दौज से मुक्ति मिलने के पश्चात इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। इल्तुतमिश ने 1217 में कुबाचा पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इसके उपरांत भी कुबाचा स्वतंत्र शासक के समान इल्तुतमिश से व्यवहार करता रहा। इसी समय चंगेज खान ने ख्वारिज्म के साथ जलालुद्दीन मंगमरनी पर आक्रमण कर उसे भागने के लिए विवश किया। जलालुद्दीन मंगमरनी भागकर पंजाब पहुंचा तथा कुबाचा के राज्य को क्षति पहुंचाई। इसी समय मंगोलों ने भी कुबाचा के राज्य पर आक्रमण किया तथा मुल्तान में लूटपाट की। कुबाचा की इस संकटमय स्थिति का लाभ उठाते हुए इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण कर दिया। कुबाचा इल्तुतमिश की सेना का सामना किए बिना भाग खड़ा हुआ। इल्तुतमिश ने उसका पीछा किया, चिनाब तथा स्थित मंसूरा के निकट युद्ध के लिए विवश किया और उसे पराजित किया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और अपने पुत्र नासरुद्दीन को वहां का शासक नियुक्त किया और कुबाचा की नदी पार करते समय नाव पलटने से उसकी मृत्यु हो गई। मंगोल आक्रमण का भय, यानी कुबाचा का भी वध हो गया। मंगोल आक्रमण। अब ख्वारिज्म के शाह ने जब चंगेज खान ने आक्रमण किया तो उसके लिए भी इल्तुतमिश के लिए भी प्रॉब्लम थी। इसी इल्तुतमिश के समय एक अन्य समस्या उठ खड़ी हुई। मध्य एशिया में रह रही मंगोल जाति चंगेज खान ने संगठित कर चीनी, तुर्किस्तान, मध्य एशिया, इराक, फारस पर अधिकार करके विशाल साम्राज्य की स्थापना की। मंगोल अत्यंत बर्बर और रक्त पिपासु थे। मंगोलों की शक्ति एवं साहस अदम्य था। इन्हीं गुणों के कारण चंगेज खान ने ख्वारिज्म में एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण कर लिया। ख्वारिज्म के साथ जलालुद्दीन मंगमरनी भारत की ओर भागने पर विवश हुआ। मंगोलों ने उनका पीछा किया तथा भारत में आ पहुंचे। जलालुद्दीन मंगमरनी ने कुबाचा के राज्य पर अधिकार कर लिया तथा पंजाब के खोखरों से मित्रता कर उनका भी सहयोग प्राप्त कर लिया। मंगमरनी ने अपना राजदूत इल्तुतमिश के पास भेजा, मंगोलों के विरुद्ध सहायता मांगी। इल्तुतमिश ने स्थिति विकट हो गई, क्योंकि उससे सहायता देने का मतलब है मंगोलों से शत्रुता लेना, यानी मंगोल उसके पीछे आ रहे हैं। इल्तुतमिश ने इस स्थिति का अत्यंत कूटनीति का परिचय दिया और विनम्रता पूर्वक कहलवाया कि उसके प्रदेश में उनके सामान शासक के अनुरूप जलवायु नहीं है। यानी उन्हें यह कहा कि आप जिस जलवायु में रहते हैं वो जलवायु आपके अनुकूल नहीं है, यानी गोलमाल जवाब दे दिया। अतः खेद प्रकट करते हुए उसने सहायता देने से अस्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया, यानी अस्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। फिर भी इस भय
से ही कहीं मंगबर्णी नाराज ना हो जाए, उस पर आक्रमण न कर दे। इल्तुतमिश ने इसकी भी तैयारी पूरी कर ली, किंतु जलालुद्दीन मंगबर्णी, जिसकी स्थिति पहले से ही ठीक नहीं थी, वह युद्ध करने को उचित न समझा और 1224 में फारस लौट गया। मंगबर्णी के वापस लौटते ही भारत पर मंगोलों के आक्रमण का भय भी समाप्त हो गया। इस प्रकार अपनी दूरदर्शिता एवं कूटनीति के द्वारा इल्तुतमिश ने भारत में मंगोल आक्रमण को होने से बचा लिया। नेक्स्ट है बंगाल में विद्रोह, जो अली मर्दान ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में बंगाल का सामान अली मर्दान ऐबक की मृत्यु के पश्चात अली मर्दान भी स्वतंत्र शासन करने लगा तथा दिल्ली से सुल्तान को कर भेजना बंद कर दिया। अली मर्दान ने सुल्तान अलाउद्दीन के नाम से स्वयं शासन करना प्रारंभ किया। उसने अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से खलजी सरदारों का दमन किया। शीघ्र ही समस्त खलजी सरदार उसके विरोधी हो गए। उसी समय उन्होंने अली मर्दान की हत्या कर दी तथा हिमासुद्दीन इवाज को बंगाल का शासक बनाया। हिमासुद्दीन एवाज ने अपने साम्राज्य में विस्तार करने का प्रयास किया तथा निकटवर्ती हिंदू राज्य कामरूप, तिरहुत, जाजनगर आदि पर अधिकार कर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना कर ली। इल्तुतमिश बंगाल की बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने हेतु बंगाल को पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन लाना चाहता था, किंतु यल्दौज कुबाचा व मंगोलों के आक्रमण के भय से कारण इस दिशा में कुछ न कर सका। इन समस्याओं को सुलझ जाने के पश्चात इल्तुतमिश ने एक विशाल सेना के साथ पूर्वी अभियान शुरू किया, बिहार पर अधिकार किया, उपरांत बंगाल की ओर अग्रसर हुआ। इल्तुतमिश की शक्ति को देखकर इवाज ने युद्ध करना उचित नहीं समझा तथा इल्तुतमिश से संधि कर ली। इस संधि की शर्त के अनुसार बिहार पर इल्तुतमिश का सीधा अधिकार हो गया। वहां उसने मलिक जानी को प्रांतीय शासक नियुक्त किया। एवाज ने स्वयं को इल्तुतमिश का शासन स्वीकार कर लिया ताकि वार्षिक कर भी देने को तैयार हो गया। इल्तुतमिश ने दिल्ली लौट आने पर एवाज ने पुनः स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बिहार पर आक्रमण कर मलिक जानी को परास्त कर बिहार पर भी अधिकार कर लिया, यानी अब दोहरा उसने काम कर दिया। इल्तुतमिश को जब इसकी सूचना मिली तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा और अपने पुत्र नासरुद्दीन को एवाज पर आक्रमण करने के लिए भेजा। नासरुद्दीन ने उस समय एवाज की राजधानी लखनौती पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया, जब एवाज किसी अन्य युद्ध के कारण पूर्व की ओर गया हुआ था। बाद में एवाज ने नासरुद्दीन पर आक्रमण किया, किंतु इस युद्ध में मारा गया। इस प्रकार बंगाल पर पुनः इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। इल्तुतमिश ने नासरुद्दीन को वध के साथ साथ बंगाल का भी शासक बना दिया, किंतु 1229 में नासरुद्दीन की मृत्यु हो गई। खलजी सरदार पुनः विद्रोह करने लगे। वह मलिक बल्का बंगाल का शासक बना। इल्तुतमिश ने पुनः बंगाल पर आक्रमण किया, बल्का की हत्या कर दी। इस प्रकार बंगाल पर पुनः इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। इस प्रकार पंजाब पर अधिकार। जलालुद्दीन मंगबर्णी जब मंगोलों के भय से भागकर भारत आया था, उस समय पंजाब पर अधिकार कर लिया था। मंगबर्णी के जब भारत से लौटा तो वह पंजाब का शासक सैफुद्दीन करलूग था। सैफुद्दीन ने पंजाब में अन्य भागों में शासन कर रहे खोखरों से मित्रता कर ली। सैफुद्दीन व खोखरों के कार्य पंजाब में अव्यवस्था फैल गई। इल्तुतमिश ने एक शक्तिशाली सेना को वहां स्थिति सुधारने के लिए भेजा। इस सेना ने खोखरों का दमन किया, पंजाब को अनेक भागों पर अधिकार किया और पंजाब को इल्तुतमिश के साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार हमने इस पाठ में देखा कि किस प्रकार गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की और इल्तुतमिश ने गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बना। कुबाचा, यल्दौज, हिमासुद्दीन आदि पर उसने आक्रमण किया और उनके क्षेत्रों को भारत में मिलाया। पंजाब पर अधिकार किया, गजनी से अपने संबंधों को विच्छेद किया और मंगबर्णी से और जो चंगेज खां के वंशज थे उनसे अपने साम्राज्य की रक्षा की। अतः इस क्लास में आज इतना ही। इससे अगली वाली क्लास में हम और आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।